एक बेहद का शानदार कॉमिक्स वज्र। और ये कुछ पहले के एड्स बेहतरीन। ये वो दौर था जब मनोज कॉमिक्स राज कर रहा था। उस दौर में मनोज कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कर रही थी। त्रिखंड देश से ये कहानी शुरू होती है। त्रिमुंड नाम का एक ऋषि या शैतान दिखाई देता है और ये यज्ञ करते किसी एक ऋषि को देखता है। नूपुर सेन नाम के एक राजा क्रोधित हो जाते हैं इस यज्ञ से। इधर किसी एक और यज्ञ को भंग करने की बात चल रही होती है। वो ऋषिवर राजा से बात करके कांगड़ू नाम के एक शैतान को प्रकट करते हैं और वे घुंघरू को यज्ञ भंग करने के लिए भेजने का आदेश देते हैं। इधर राजा नूपुर सेन को उनके ख्यालों में किसी एक बीती हुई घटना का स्मरण होता है। घुंघरू रूपी शस्त्र उनसे जा टकराते हैं। वहाँ दंभ और कुंभ नाम के दो राक्षस रहते हैं। राजा उनकी सहायता करता है, इसलिए वो उसे वचन देते हैं कि वो जब भी उन्हें स्मरण करेंगे वो उनकी सहायता के लिए प्रकट हो जाएंगे। और यह मौका जल्दी ही आ जाता है। दंभ और कुंभ वहाँ के लिए चल पड़ते हैं। आज्ञा करें महाराज नूपुर सेन। दोनों राक्षस महर्षि बालिकज के यज्ञ को भंग करने के लिए आकाश में उड़ पड़ते हैं। इधर महर्षि की यज्ञ की रक्षा के लिए कांगड़ू तैनात रहता है। तो बूढ़े ने अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए एक चूहे को तैनात किया है। रुक जाओ दुष्टों, वरना खाक में मिला दूंगा। दंभ और कुंभ से भयानक टक्कर होती है कांगड़ू की। कांगड़ू बलवान था, लेकिन वो दोनों राक्षस अति बलवान थे। वो लोग कांगड़ू को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। कांगड़ू फिर भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे लड़ता है। लास्टली वो अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके कांगड़ू की मौत कर ही देते हैं, उसे बुरी तरीके से मार देते हैं। और महर्षि का यज्ञ भंग कर देते हैं। लेकिन महर्षि क्रोध में भर करके उन दोनों को श्राप दे देते हैं। वो श्राप को वरदान समझ करके वो और दूर निरंकुश हो जाते हैं। और श्राप के प्रभाव से जो भी जानवर उनके संपर्क में आता है उसको पका करके उसकी मांस को अग्नि में खाने लगते हैं। वो महर्षि बालिकज परेशान हो जाते हैं, उनके दिए गए श्राप से उनके लिए वरदान का कार्य कर रहा है। तभी वो पत्थर रूपी वज्र को देखते हैं जो अलग अलग टुकड़े के रूप में पड़ा रहता है। अरे, कराहने की आवाज़ तो इस अजीब से पत्थर में से आ रही है और इसकी रंगत और आकृति भी कमाल की है। कौन हो तुम? क्या किसी के सांप ने तुम्हें पत्थर बना दिया है? मेरा अंग अंग यहाँ बिखरा पड़ा है ऋषिवर, कृपया पहले मेरे अंगों को जोड़कर मुझे जीवन दान दीजिए। महर्षि बालिकज उन्हें जोड़ देते हैं और वज्र तैयार हो जाता है। जाने कैसा विचित्र प्राणी है ये। वज्र उठ कर के उन्हें प्रणाम करता है। महर्षि सोच में पड़े रहते हैं, कहीं उसे जिंदा करके उन्होंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। अपने नए जीवन दान के बदले में वज्र महर्षि से कहता है कि वह किसी भी प्रकार का कोई भी काम उनसे करा ले। ये मनोज कॉमिक्स का बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है उस दौर की। आपने मुझे नया जीवन दान दिया, इसलिए मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा ऋषिवर। आप इस धुएं में वह सब कुछ देख सकते हैं जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। इस ग्रह का राजकुमार रहता है युवराज वज्र और सभी ग्रह के लोग पत्थर के रहते हैं। सम्राट स्टेनो उसके पिता रहते हैं और ये है उस ग्रह का वैज्ञानिक पोखर।
आपके अंदर इतनी वैज्ञानिक शक्तियाँ भर दी गई हैं कि आप हर उस काम को कर सकते हैं जो कई हजार पत्थर ग्रहवासी एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई महाशक्ति फिट कर दी जाए तो तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। नहीं पोखर, ज़्यादा लालच इंसान को गलत रास्ते पे ले जाता है। उसके बाद युवराज वज्र की शक्तियों का प्रदर्शन होता है और भरे स्टेडियम में युवराज वज्र अपने शक्तियों का प्रदर्शन करता है। युवराज प्रत्येक प्रकार के टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाता है। थोड़ा डायलॉग्स वगैरह कमज़ोर पड़ गया इस कॉमिक्स का, वरना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया था मनोज कॉमिक्स ने सोच करके। वंस इन ए लाइफ टाइम। वज्र और अलग अलग वज्र की एक और स्टोरी थी जो बेहतरीन थी। जब वज्र अलग हो जाता था उसकी एक ही कमी रहती थी कि वो अपने अंगों को बिखेर तो सकता था लेकिन वापस एकत्रित नहीं कर सकता था। उसके पिता चिंतित हो जाते हैं, तब वो साइंटिस्ट बताता है कि क्या कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसे युवराज वज्र स्वयं ही अपने बिखरे अंगों को पुनः एकत्र कर सके। ऐसी शक्ति सिर्फ टमटम ग्रह के सम्राट के पास है। अगर सम्राट सुखांडा से वह शक्ति मिल जाए तो मैं उसे युवराज में प्रत्यारोपित कर सकता हूँ। उसी शाम सम्राट स्टेनो का विशेष दूत टमटम ग्रह की तरफ चला जाता है, मगर वैज्ञानिक पोखर के दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही होती हैं। वह टंकार नाम के उस विशेष दूत को पीछे से बो के जरिए उसको मार डालता है। अपने विशेष दूत की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सम्राट स्टेनो, और यह पत्र आग में घी का काम करेगा। उस पत्र में कुछ इस तरह की धमकी लिखी रहती है और युद्ध की तैयारी करने के लिए आदेश दे देते हैं सम्राट स्टेनो। युवराज वज्र भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वज्र को फिर से कोई ना कोई टेक्निक लगा करके वैज्ञानिक पोखर जो है कि रोक लेता है। उसकी महाशक्ति प्रत्यारोपित करने को उसे कोई ना कोई टैक्टिक्स दे करके रोक लेता है। अपनी विशाल सेना के साथ सम्राट स्टेनो निकल पड़ता है युद्ध के लिए, और टमटम ग्रह की जासूस आंखों ने फौरन ही देख लिया था उन्हें। ओह, सम्राट स्टेनो अपनी सेना के साथ सम्राट सुखांडा उस वक्त आराम कर रहा था। ओ ये क्या, नियंत्रण कक्ष से आपात संकट का संकेत। क्या कारण हो सकता है? अगले ही पल नियंत्रण कक्ष के संचालक का चेहरा उभरा उस यंत्र पर। सम्राट सुखांडा हैरान हो जाता है कि बिना किसी कारण के सम्राट स्टेनो टमटम ग्रह पर क्यों आक्रमण करने जाता है, किंतु वह प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों ओर से घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। टंकार के खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। वज्र के देश के सैनिक विपक्षी देश पर भारी पड़ रहे थे और वज्र इधर से अपने नियंत्रण कक्ष में से देख रहा था उस युद्ध को। वो साइंटिस्ट प्रोखर भी उस दृश्य को देख रहा था। प्रक्षेपास्त्र एक साइंटिफिक, एक बेहतरीन ड्रैगन का एक रूप। ये था मनोज कॉमिक्स का ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट इमेजिनेशन। और ये वज्र को, प्रक्षेपास्त्र को युद्ध भूमि में छोड़ देता है, जो वहाँ पर जाकर के कंकाल बिरसाने लगता है, जो कि वहाँ पर विपक्षी पक्ष के सैनिकों पर पड़ने लगती है। ओ ये कैसी विचित्र शक्ति है। सम्राट सुखांडा भी हैरान हो जाता है। लगता है कोई दैवीय शक्ति हमारी मदद कर रही है। अपनी विजय पराजय में नजर आने लगे सम्राट स्टेनो को। हे देवता रक्षा करो। साइंटिस्ट फिर से वज्र को ब्लैकमेल करके
वज्र को इमोशनल कर देता है, जिससे कि इमोशनल होकर के वज्र रणभूमि की तरफ बढ़ चलता है। और किसी एक रक्त मणि के हासिल करने का प्लान बनाने लगता है। और वो महाराज के विशेष कक्ष की तरफ प्रवेश करने लगता है, जहाँ पर कि रक्तमणि रखा रहता है। प्रहरी उसे रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्रहरी की वो हत्या कर देता है। दरवाज़ा तोड़ करके वो अंदर घुस जाता है। तभी सायरन बज उठता है। उसके रूम में प्रवेश करते ही सायरन बज उठता है। ओह, कोई महाराज की विशेष कक्ष में घुस गया है, हमें उसे रोकना होगा। और अंदर फिर से मृत्यु का एक संजाल सा फैला रहता है। सम्राट तथा वज्र के वापस लौटने से पहले ही मुझे रक्तमणि लेकर यह ग्रह छोड़ देना है। रक्तमणि को उठा लेता है साइंटिस्ट। कड़कड़ कड़ाक ब्लाम, बुरी तरह अफरा तफरी मच जाती है उस ग्रह पे। भागो, प्रलय आ गई, बचाओ, हाय। इधर वज्र कंकालों को नष्ट करने में लगा था, लेकिन कंकालों की गिनती कम होती नजर नहीं आ रही थी। अचानक चीख उठे सम्राट स्टेनो, युवराज, पहले इन कंकालों की उत्पत्ति के स्रोत को नष्ट करो। ठीक कहा पिताश्री, अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वज्र अपनी विचित्र सी शक्तियों का प्रयोग करता है। इधर सायरन बजने की आवाज़ से सतर्क हो जाते हैं महाराज स्टेनो और वज्र को संकेत देते हैं कि कोई उनके विशेष कक्ष में जा पहुंचा है। उसे तुरंत ही रक्तमणि की सुरक्षा के लिए राजमहल की तरफ जाना होगा। महल में बिखरी अनगिनत सिर कटी लाशों को देख करके दहक उठता है वज्र। किसने किया यह सब? किसने पाट दिया है महल को लाशों से? जवाब में महल के नक्काशी द्वार में खंबे की ओर से बाहर निकला समा हुआ सैनिक। वैज्ञानिक पोखर ने किया है यह हालात, और वह रक्तमणि ले जाने में सफल हो गया है युवराज। मैं भी रक्तमणि की रक्षा के लिए अपना सिर कटा देता, लेकिन जिंदा रहा सिर्फ आप तक या सम्राट तक यह खबर पहुंचाने के लिए। मुझे क्षमा करें युवराज, मैं रक्तमणि की रक्षा नहीं कर सका। जवाब में वज्र क्रोध से भर उठता है। पोखर, तू चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिप जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूं मैं हत्यारे। उधर रक्तमणि प्राप्त करके पोखर पत्थर ग्रह छोड़ चुका होता है। आहा, रक्तमणि के बल पर अब मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनूंगा। उस रक्तमणि की एक विशेषता ये रहती है कि वो उस ग्रह से हटते ही उस ग्रह पे प्रलय आ जाएगा। पत्थर उनका आहार रहता है और पिघलने की वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि इनके भोजन की कमी हो जाती है। तो ये जो साइंटिस्ट रहता है वो उन्हें सलाह देता है कि हमें पत्थर देवता का आह्वान करना चाहिए। उस रात पत्थर देवता का आह्वान कर उन्हें वो प्रकट कर लेते हैं, और पत्थर देवता का सीना फट करके उसमें से वो मणि निकलती है। हे देवता, हमारी रक्षा कीजिए, वरना कुछ ही दिनों में पूरा पत्थर ग्रह भूख से मर जाएगा। पत्थर देवता उसे मणि देते वक्त आशीर्वाद देते हैं, लो वत्स, जब तक यह रक्त मणि पत्थर ग्रह पर रहेगी पत्थर ग्रह खुशहाल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि यह मणि पत्थर ग्रह से बाहर गई तो ठीक 30 दिन के बाद यह ग्रह तबाह हो जाएगा, और तबाही का पहला निशानी होगी ज्वालामुखियों का फटना व पर्वतों का पिघलना। और उसी समय से रक्तमणि को पाने की लालसा में शैतान वैज्ञानिक पोखर के दिमाग में षड्यंत्रकारी योजनाएं जन्म लेने लगती हैं। अगर रक्तमणि मेरे हाथ लग जाए तो समस्त ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ मैं। और आज मैंने अपनी चालाकी से रक्तमणि पा ही लिया। हा 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 हा। इधर वज्र ने पोखर द्वारा दी गई मानसिक शक्ति का प्रयोग किया पोखर का पता लगाने में, और पोखर समझ जाता है मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता हुआ देख करके,
जल्दी ही वज्र वहां पर पहुंच जाता है। देशद्रोही, तेरा जिंदा रहना पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा हो सकता है लेमन, किंतु पोखर उसके हमले से बच जाता है। उन दोनों के बीच एक भयानक टक्कर होती है, लेकिन रक्तमणि का प्रयोग करके शैतान वैज्ञानिक वज्र को टुकड़ों टुकड़ों में बचा परिवर्तित होने को मजबूर और विवश कर देता है, क्योंकि अगर वो इस प्रकार नहीं करता तो वो टुकड़े टुकड़े होकर के मारा जा सकता था। इसलिए अपनी जान की रक्षा करने के लिए वज्र टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से सारी कहानी और उस महर्षि को सुनाते हुए बताता है कि इस प्रकार से आपने मुझे पुनः मेरा रूप लौटाया है। साथ ही महर्षि को ये भी बताता है कि अगर पत्थर 30 दिनों में उस ग्रह पर नहीं पहुंचा तो वह ग्रह टुकड़े टुकड़े होकर के ब्रह्मांड में विखंडित हो जाएगा। वज्र की मानसिक तरंगें भी नहीं काम करती हैं, और ऐसा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हो रहा होता है। महर्षि उसे त्रिखंड देश ले चलने के लिए कहते हैं और महाराजा द्रुपद और नुपुर सेन के बारे में उससे चर्चा करते हैं। वो उससे बीती हुई घटना के बारे में बताने लगते हैं। मनोज कॉमिक्स के ब्रिलियंट इमेजिनेशन देखिए, ये डायलॉग में और ये पिक्चराइजेशन में क्या लिखा हुआ है। ऊपर से देखो तो एक त्रिकोण सा नजर आता है, ये त्रिखंड देश, जबकि वास्तव में यह सागर में पर्वतों के 3 विशाल खंडों को जोड़कर बनाया गया है। महाराज कालघंट नुपुर सेन को जब राजमुकुट देना चाहते हैं तो घुंघरा के चेहरे पर थोड़ी सी एक अजीब सी घृणा या नफरत आ जाती है। नुपुर सेन ने बात संभाली, क्रोधित न हो पिताश्री, घुंघरा ठीक कह रहा है। अब मैं तभी राज तिलक करूंगा जब घुंघरा भी किसी राज्य का राजा बनेगा। और ये किसी युद्ध के बारे में चल पड़ते हैं। त्रिखंड राज्य में द्रुपद के सैनिकों और नुपुर सेन के बीच में भयानक युद्ध छिड़ जाता है। मुझे नुपुर देश के राजा कालघंट से ऐसी उम्मीद न थी, पर तब तक त्रिखंड देश का एक खंड चुरा कर ले जाने में सफल हो गए थे नुपुर सेन व घंघरा की फौज। जल्दी चप्पू चलाओ, जल्दी चप्पू चलाओ। भैया घुंघरा राज्य पसंद आया? क्यों नहीं नुपुर, यह एक ही खंड हमारे पूरे नुपुर देश जितना बड़ा है। ये देख सकते हैं आप, शानदार पिक्चराइजेशन, बेहतरीन। सो मनोज कॉमिक्स का आर्ट उस समय द अहेड ऑफ टाइम था। थिंकिंग और बियॉन्ड पावरफुल इमेजिनेशन। उफ, ले गए वह हमारा राज्य चुरा कर। राजा करके उनसे खुद ही कहता है कि आपके पुत्रों ने हमारा राज्य चुरा लिया है। कुछ दिन के बाद राजा कालघंट स्वयं महाराजा द्रुपद के पास आता है, जो बदहाल अवस्था में पड़े रहते हैं, और वे मित्र की बाहों में दम तोड़ देते हैं। ये स्टोरी महर्षि वज्र को बता रहे होते हैं। वज्र उनकी सहायता का वचन देता है और उसी फ्रेम में दंभ और कुंभ भी दिखाई देते हैं। तभी वज्र वहां पर आकर के उन्हें ललकारता है, और वहां पर आकर के घुंघरा का पता उनसे पूछता है, लेकिन वे अड़ जाते हैं इस बात पर। तीनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाता है और उनका आधा जिस्म ही तोड़ देता है और उनका चिथड़ा उड़ा देता है वज्र। द्रुपद इधर आत्महत्या करने के लिए सोचता है, लेकिन उसे वज्र बचा लेता है। वहां पर महर्षि को देख करके चौंक पड़ता है राजा द्रुपद। वे उन्हें बताते हैं कि दंभ और कुंभ मारे गए। महाराजा द्रुपद यह सुनकर के खुश हो जाते हैं और वज्र उन्हें दिलासा देता है कि वह उनके शत्रुओं का विनाश करेगा। इधर शैतान साइंटिस्ट पोखर
एक तरफ मुकाबले के लिए थे महाराज के शत्रु तो दूसरी तरफ था पोखर, वज्र का सबसे प्रबल शत्रु। पत्थर ग्रह तो रक्तमणि के न रहने से स्वयं ही तबाह हो जाए, लेकिन अभी मैं सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर कब्जा करके यह प्रदर्शित नहीं करना चाहता कि रक्तमणि मेरे पास है। क्यों ना पृथ्वी ग्रह का विजेता बना जाए सबसे पहले, और जिस राज्य पर पहले पड़े उसके कदम वह था नूपुर देश। अगर इस देश को तबाही से बचाना चाहते हो तो जाकर अपने राजा से कहो मेरे चरण छूकर मुझे अपना राजा बना ले। रक्तमणि का दुरुपयोग कर नूपुर देश की जनता पर बुरी तरह कहर ढा रहा था पोखर। इधर नूपुर सेन बेचैन होता है। क्या हमारे राज्य में आतंक? हाँ, और ऐसा आतंक जिसका सामना तुम और घुंघरा भी नहीं कर सकते थे। तो फिर नीति यही कहती है कि शत्रु शक्तिशाली हो तो उसे मित्र बना लो, और इसी नीति पर फौरन ही अमल करता है नूपुर सेन। हम आपका राज्य लौटाने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या? शर्त सुनकर वज्र का चेहरा खिल उठा। क्या पोखर तुम्हारे राज्य पर कब्जा किए है? मन की मुराद पूरा हो गई। तब तो संभलो कि उसका अंत हो गया, पर पोखर को पता न चले कि यह बात हमने तुम्हें बनाई है। उड़ चला वज्र। पोखर मैं आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर। इधर पोखर क्रूरता का खेल खेल रहा था एक अन्य राज्य विराटनगर में। अगर अपने राजा को मेरी अधीनता स्वीकार करा दो तो ही मौत का यह खेल रुक सकता है। विराटनगर का राजा झुक जाता है। तभी उसके जुड़े हाथों को ऊपर उठा लिए एक हाथ ने। इस नीच पापी के आगे मत छोड़ो अपने हाथ। कौन हो तुम? वज्री था वह, अडिग चट्टान के भांति खड़ा। हाँ पोखर, जब गीदड़ के नसीब में मौत होती है तो लाख न चाहने पर भी वह शहर की तरफ खींचा चला आता है, और उसी तरह आज तेरे नसीब की मौत ने तुझे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से उतार कर मेरे सामने यहाँ धरती पर खड़ा किया है। वज्र, तो तू टुकड़े टुकड़े होकर यहाँ आ गिरा धरती पर, लेकिन मैं नसीब से नहीं, योजनाबद्ध तरीके से आया हूँ यहाँ। अब मैंने अपने दोनों शत्रु भिड़ा दिए। लगता था बिछड़े हुए दो शत्रु आज शत्रुता की आग ठंडी करके ही चैन लेने वाले थे। रक्तमणि के बारे में सुन करके नूपुर सेन अपने घुंघरुओं की तरफ हाथ लेकर के खींचता है। फिर और शैतान साइंटिस्ट पोखर के बीच में भयानक युद्ध चला होता है, और एक विशालकाय घुंघरू वज्र की तरफ उसको मुंह में लेकर के टप्पे से बंद कर देती है। और रक्तमणि छीनने के लिए आ जाता है, वो छीन भी लेता है उसे। मैदान के एक बीचों बीच वो दोनों घुंघरुओं को लेकर के रख देता है। स्वयं त्रिमुंड भी हैरान था यह सोचकर कि क्या करने जा रहे नूपुर सेन। कुछ बताते क्यों नहीं तुम? गुरुदेव, पृथ्वी के समस्त राजा यहाँ आ चुके हैं, बस द्रुपद आ जाए पृथ्वी का सम्राट बनेगा आज आपका शिष्य नूपुर। तभी वहाँ पर द्रुपद आ जाता है। उन दोनों घुंघरुओं के बारे में बता देता है वो कुछ अजीब गरीब शर्त उनके सामने रख देता है, और इधर आज़ाद होते ही शैतान साइंटिस्ट पोखर नूपुर सेन को धमकी देता है रक्तमणि वापस करने के लिए। और ये जो राजा रहता है वो बोलता है कि अगर द्रुपद का हितैषी वज्र जीत गया तो द्रुपद का राज्य वापिस कर दूंगा मैं, और हार गया तो नहीं। फिर से पोखर और वज्र में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। और पोखर अचानक ही वज्र एक उससे योजना बना लेता है। पोखर, मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। हाँ, इतना तो तुम भी जानते हो कि नूपुर और रक्तमणि के विषय में जान गया है, और वे झूठ मूठ कर लड़ाई करने लगते हैं और अपनी एक योजना बना लेते हैं, और एक भाला खींच करके वो मार देता है राजा के सीने में, जिससे कि उसके हाथों से मणि छूट जाती है। मणि पास जाकर के एक चौकोर गड्ढे में गिर जाती है। उस मणि को घुंघरा नाम का एक राजा जो है कि प्राप्त कर लेता है। फिर से उस मणि की शक्ति से वज्र को अलग अलग कर देता है। पोखर जाता है वज्र को बचाने के लिए, लेकिन रक्तमणि फिर से उसे भी अलग अलग कर देता है। घुंघरा फिर से हंसने लगता है शैतानी हंसी, और फिर से
राजा द्रुपद चिंतित हो जाता है। इधर वज्र अचानक ही खुद से ही जुड़ जाता है अपने आप। टमटम ग्रह के सम्राट सुखंडा जो सम्राट स्टेनो के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, वो उसे जोड़ देते हैं। फिर से वज्र उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। रक्तमणि छूट जाती है उसके हाथों से। वो समस्त पृथ्वी के राजाओं से ऐलान करता है कि वो लोग उसे दंड दे। सभी राजा अपने अपने शस्त्र फेंकते चले जाते हैं घुंघरा पर। वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। घुंघरा की मौत के साथ ही सागर के जल में एक भयानक उथल पुथल मचती है। इधर बीती हुई कोई स्टोरी चलने लगती है और स्टेनो का भी कोई एक चलने लगता है यहाँ पर के सीन। लास्ट में वो लोग अपने गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। मित्रों, ये आपको कॉमिक्स कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके मोटिवेशन से ये कॉमिक्स का चैनल मेरा चल रहा है और चलता रहता है।